इस प्रश्न में हम संरचनात्मक सिद्धांत पढ़ेंगे। किसका? तो मुद्रास्फीति का संरचनात्मक का सिद्धांत है ना। तो मुद्रास्फीति मतलब सबसे पहले समझते हैं कि मुद्रास्फीति होता क्या है। मुद्रास्फीति का अर्थ होता है कि वस्तु है ना, वस्तु और सेवा, वस्तु और सेवा की कीमत में, वस्तु और सेवा के कीमतों में लगातार या सतत वृद्धि। मतलब कि मुद्रास्फीति में क्या होता है कि वस्तु और सेवाओं की जो कीमत होती है वो लगातार बढ़ती जाती है, इसे कहा जाता है मुद्रास्फीति। ठीक है। अब ये मुद्रास्फीति का संरचनात्मक सिद्धांत कहता क्या है? संरचनात्मक सिद्धांत ये क्या कहता है? हाँ, तो इसको समझते हैं सबसे पहले। तो ये सिद्धांत कहता है, अभी तक हम जानते हैं कि मांग और पूर्ति क्या करती है? मुद्रास्फीति को बढ़ाने का काम करती है। लेकिन इस सिद्धांत में बताया गया कि मांग और पूर्ति के अलावा क्या है? एक पक्ष। तो मांग और पूर्ति के अलावा पक्ष है एक क्या? संरचनात्मक, है ना। संरचनात्मक मतलब कि किसी देश का संरचना कैसा है ना, संरचना कैसा है, तो उसके कारण क्या होती है? मुद्रास्फीति होती है। ठीक है। तो मुद्रास्फीति होने का कारण क्या है? संरचनात्मक कमी, है ना। किसी देश की संरचनात्मक कमी है तो उस वजह से क्या हो जाएगा? मुद्रास्फीति हो जाएगा, है ना। संरचनात्मक समस्या मतलब बहुत सारी समस्याएं होती हैं, इसको हम आगे समझेंगे। संरचना कैसी है? किसी देश की अर्थव्यवस्था की संरचनात्मक कमजोरियां क्या क्या है, यही इनकी समस्याओं का कारण होगी मुद्रास्फीति का। ठीक। मतलब एक बार फिर से, संरचनात्मक सिद्धांत कहता क्या है कि मांग और पूर्ति की वजह से ही केवल मुद्रास्फीति नहीं होता। मुद्रास्फीति होने का एक अन्य कारण क्या है? संरचनात्मक कमी। किसी देश की संरचनात्मक कमी है तो यो भी क्या करेगी? ये मुद्रास्फीति का कारण बनेगी। किसका कारण बनेगी? मुद्रास्फीति का कारण बनती है। ठीक है, इतना बात हो गया है ना। अब ये सिद्धांत क्या कहता है? ये सिद्धांत मुख्य रूप से किस पे केंद्रित है? तो ये कहता है कि संरचनात्मक बाधा, ठीक है, उसके बाद बाधा पर केंद्रित है। बताता है कि कौन कौन सी संरचनात्मक बाधा है जो कीमत को बढ़ाने का काम कर रही है। ठीक है। उसके बाद संरचनात्मक बाधा पर केंद्रित है और ये क्या कहती है? इसी के कारण क्या होगा? कीमत बढ़ेगी, है ना। तो कीमत बढ़ने का सबसे मेन कारण क्या है? संरचनात्मक बाधा, है ना। अब इन बाधाओं को समझने के लिए अब इसको हम क्या करेंगे? इसका व्याख्या करते हैं। ठीक है, पहले इसको इरेज करते हैं, फिर इसकी व्याख्या करते हैं। तो एक मिनट, अब इस सिद्धांत की व्याख्या को समझते हैं। ये सिद्धांत कहता क्या है कि जो हमारा मुद्रास्फीति है, ये केवल मांग व आपूर्ति पे डिपेंड नहीं करता, बल्कि संरचनात्मक समस्याएं भी एक महत्वपूर्ण कारक होती है। ठीक है। किसकी? मुद्रास्फीति केवल मांग और आपूर्ति ही डिसाइड नहीं करती, बल्कि जो संरचनात्मक समस्याएं भी है वो भी एक क्या होती है? महत्वपूर्ण कारक होती है। ठीक है। अब हम जानेंगे इसके मुख्य तत्व कौन कौन से हैं। मुख्य तत्वों की बात करते हैं। मुख्य तत्व कौन कौन से हैं संरचनात्मक समस्याओं का? तो पहला है कृषि और औद्योगिक क्षेत्र का असंतुलन। कृषि और औद्योगिक क्षेत्र का असंतुलन।
कृषि और औद्योगिक क्षेत्र का असंतुलन। ये क्या कहता है कि देखिए, जो कृषि उत्पादकता है, कृषि उत्पादकता है, ये कम है। क्या है? कम है। और कृषि उत्पादों की मांग क्या है? मांग उद्योगों में अधिक है, उद्योगों में अधिक है। तो ये क्या करेगी? कीमत को बढ़ा देगी। कीमत को क्या कर देगी? बढ़ा देगी, है ना। तो कीमत बढ़ने का मतलब क्या हो गया यहाँ पे? मुद्रास्फीति। समझ जाएंगे क्या हो गया? मुद्रास्फीति मतलब कृषि उत्पादकता जब कम जाता है ना, लेकिन उसका मांग तो उद्योग में अधिक होता है। अधिक होने के कारण क्या हो जाता है? कीमत बढ़ जाता है, जिसे हम कहते हैं मुद्रास्फीति, है ना। कीमत लगातार बढ़ना। ठीक। अब हम दूसरे बातों की चर्चा करें तो आधारभूत संरचना की कमी। आधारभूत संरचना की कमी, है ना। दूसरी समस्या को समझिए तो क्या बताएगा? आधारभूत संरचना की कमी। देखिए, अगर हम चाहें तो इसका एक उदाहरण भी ले सकते हैं क्या कि 1960, कब? 1960 के समय में जो भारत में मुद्रास्फीति हुई थी, उसका मेन कारण क्या था? कि भारत में खाद्यान्न की कमी हो गई थी, और खाद्यान्न कमी होने से क्या हुआ था? खाद्यान्न की कीमत बढ़ गई थी। ठीक है, तो इसका उदाहरण ले सकते हैं, एक उदाहरण ले सकते हैं। ठीक है। दूसरा है आधारभूत संरचना। आधारभूत संरचना में क्या क्या आता है? परिवहन। क्या आता है भाई? परिवहन आए, ठीक। बिजली, है ना, इत्यादि चीजें। तो अब जैसे मान के चलिए, परिवहन, ऊर्जा आदि जो चीजें हैं, अगर वो सही से विकासशील देशों में उपलब्ध ना हो। हाँ, एक बात मेन ध्यान रखेंगे, यह जो सिद्धांत है ये विकासशील देशों के लिए दिया गया था, केवल विकासशील देशों के लिए ही दिया गया था। ठीक है। तो आधार संरचना की कमी। दूसरा क्या है? परिवहन, बिजली, है ना, इत्यादि जो बुनियादी चीजें हैं जिसको किसी भी उद्योग की जरूरत होती है, अगर ये क्या हो जाए? अनेबल हो या उपलब्ध नहीं हो, है ना, तो इससे क्या होता है? मेरा उत्पादन लागत बढ़ता है। उत्पादन लागत बढ़ता है, और उत्पादन लागत बढ़ने से चीजें क्या हो जाएंगी? चीजें हो जाएंगी महंगी। चीजें क्या हो जाएंगी? महंगी, और मुद्रास्फीति को बढ़ाने का काम करेंगे। ठीक है। अब हम आते हैं तीसरी बातों पे, विदेशी व्यापार और विनिमय दर। विदेशी व्यापार एंड विनिमय की दर। ठीक है। अब विदेशी व्यापार और विनिमय दर से क्या प्रभाव पड़ेगा? सपोज करें कि ये हमारा देश इंडिया है, ठीक है, और ये है हमारा इराक। ठीक है। हम यहाँ से तेल को खरीद के लाते हैं। क्या लेके आते हैं? तेल। अगर ये तेल क्या हो जाए? महंगा हो जाए। क्या हो जाए? महंगा हो जाए। तो महंगा होगा तो इंडिया में क्या आएगा? महंगाई आएगी। क्या आएगी? महंगाई आएगी। और तेल की जब कीमत बढ़ेगी, तेल की जब कीमत बढ़ेगी, तो इससे क्या होगा? बाकी चीजें भी क्या हो जाएंगी? महंगी हो जाएगी, है ना। बाकी चीजें भी क्या हो जाएंगी? महंगी हो जाएगी। तो विदेशी व्यापार का भी अनुकूल प्रभाव पड़ता है। यानी जो कुछ हम आयात कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं? आयात कर रहे हैं। आयात की कीमत अगर बढ़ जाए तो क्या होगी? हमारा जो घरेलू बाजार है, घरेलू बाजार में उसकी कीमत बढ़ जाएगी, और ये क्या कहलाएगी? मुद्रास्फीति का एक कारण कहलाएगी। तो ये 3 रीजन हुआ। अब एक और रीजन की हम बात करते हैं, जो चौथा रीजन होगा। ठीक है। अब हम करते हैं चौथा रीजन, श्रम बाजार की समस्या है। क्या है? श्रम बाजार की समस्याएं। चौथी समस्या क्या है हमारी? श्रम बाजार की समस्या। अब क्या होता है श्रम बाजार की समस्या में? क्या होता है? जो रोजगार है, एक तरफ क्या है हमारा? रोजगार है, और एक तरफ क्या है? उत्पादन है। इन दोनों के बीच में क्या हो जाए? असंतुलन हो जाए। क्या हो जाए? असंतुलन हो जाए। अब ये जो असंतुलन होगा, ये क्या करेगा? कीमत को बढ़ाने का काम करेगा। किसको बढ़ाने का काम करेगा? कीमत को बढ़ाने का काम करता है। ठीक है। और इससे क्या हो जाती है कि कीमतें बढ़ती हैं। ठीक है। तो ये 4 मेन रीजन किसके हो गए? ये मुद्रास्फीति को बढ़ाने का काम। अब हम इसको ग्राफ की सहायता से समझ सकते हैं। ठीक है। तो इसके लिए हम एक ग्राफ बनाएंगे और इसको समझने की कोशिश करते हैं। इसके लिए हम 2 एक्सिस लेते हैं। ठीक,
एक एक्स एक्सिस लेंगे और एक वाई एक्सिस लेंगे। यहाँ पे हम संरचनात्मक कारक लेंगे, संरचनात्मक कारक लेंगे, और यहाँ पे हम लेंगे इन्फ्लेशन रेट। क्या लेंगे हम लोग यहाँ पे? इन्फ्लेशन रेट। यहाँ पे 0 है, ठीक है, यहाँ पे 2.5, यहाँ पे 5.0, 7.5, 10, 12.5, 15.0, 17.5, 19। ये क्या है हमारा? इन्फ्लेशन रेट है, ठीक है। तो अब इसके लिए हम 5 आयामों को लेने वाले हैं। कितने आयाम को? 5, ठीक है। तो हम बनाते हैं। पहला आयाम हमारा होने वाला है कृषि उत्पादकता। इसको नीचे और लिखते हैं, यहाँ पे लिखते हैं, ठीक है। पहला क्या होगा? कृषि उत्पादकता, ठीक है। कृषि उत्पादकता में कमी, इसका क्या प्रभाव पड़ेगा वो देखेंगे, ठीक। फिर हम दूसरा देखेंगे औद्योगिक वस्तुओं की बढ़ती मांग। दूसरा क्या होगा? औद्योगिक वस्तुओं की बढ़ती मांग। फिर हम लोग तीसरा क्या देखेंगे? आधारभूत संरचना की कमी, आधारभूत संरचना की कमी। फिर चौथा देखेंगे हम लोग विदेशी व्यापार असंतुलन या निर्भरता, ठीक। फिर पांचवा हम लोग समझेंगे श्रम उत्पादकता, श्रम उत्पादकता में कम, ठीक है। अब देखिए क्या होता है जब कृषि उत्पादकता कमती है, तो सपोज दैट कि हम चलते हैं कि इसके वजह से हमारा क्या हो गया? पहला का ये है ग्राफ, ठीक है, ये पहला वाला कृषि उत्पादकता की वजह से क्या हुआ? मेरा जो इन्फ्लेशन रेट था वो कहाँ चला गया? बढ़ के 10% पे चला गया, ठीक है। जब औद्योगिक वस्तुओं की कीमत बढ़ी, है ना, तो इन्फ्लेशन रेट और बढ़ के 12.5 के आसपास पहुंच गया, ठीक है। फिर जब आधारभूत संरचना की कमी हो गई तो ये इन्फ्लेशन रेट और ऊपर चला गया, 15 के आसपास चला गया, ठीक। और विदेशी व्यापार की आत्मनिर्भरता की वजह से ये 17.5 की ओर चला गया, ठीक। और श्रम उत्पादकता की वजह से ये चला गया, सपोज डेट कर लेते हैं कि हम यहाँ पे पहुंच गए, ठीक है। तो हम हर स्थिति में क्या देख रहे हैं कि जो संरचना की कमी हो रही है, क्या हो रही है? संरचना की कमी हो रही है। ये जो 5 चीजें हैं इनके वजह से क्या हो रहा है? मुद्रास्फीति की दर क्या हो रही है? बढ़ती जा रही है। क्या हो रही है? बढ़ती जा रही है। तो ये ग्राफ हमें समझाने की कोशिश करता है कि संरचनात्मक कारक क्या होता है? मुद्रास्फीति को बढ़ाने में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है ना। जैसे देख लीजिए कि कृषि उत्पादकता की कमी के वजह से क्या हुआ? इन्फ्लेशन रेट बढ़ा, औद्योगिक वस्तुओं की कीमत की वजह से भी बढ़ा, आधारभूत संरचना की कमी है इससे भी कीमत बढ़ा, क्यों? लागत बढ़ गई यहाँ पे, है ना। विदेशी व्यापार की वजह से बढ़ा और श्रम उत्पादकता की वजह से भी बढ़ा, ठीक है। तो ये हमारा एक ग्राफ है जो हमें ये चीजों को समझाने की कोशिश करेगा। हम इसके अंदर लिख देंगे, इसके अंदर लिख देंगे, इसके अंदर, इसके अंदर, इसके अंदर लिख देंगे। यहाँ कृषि उत्पादकता लिख देंगे, यहाँ औद्योगिक वस्तुओं की बढ़ती मांग लिख देंगे, यहाँ आधारभूत संरचना लिख देंगे, यहाँ विदेशी व्यापार पर निर्भरता, यहाँ पे श्रम उत्पादकता की कमी। अब हम इसका क्या ढूंढने वाले हैं, है ना। अब इसको मुद्रास्फीति को नियंत्रित करने की हम नीतियों को पढ़ेंगे, मुद्रास्फीति को नियंत्रित करने की नीतियों को पढ़ेंगे, है ना। उससे पहले हम इसके कुछ उदाहरणों को लेते हैं। किसको लेते हैं? उदाहरण को लेते हैं। तो पहला है 1960 के दशक में, 1960 के दशक में खाद्य इन्फ्लेशन, खाद्य मुद्रास्फीति। क्या हुआ था? साल 1960 में भारत में खाद्यान्न की बहुत कमी हो गई, है ना। खाद्यान्न की क्या हो गई थी? कमी हो गई थी, खाने वाली चीज़ों की बहुत कमी हो गई। इस वजह से क्या हुआ? इनकी खाद्यान्न वस्तुओं की कीमत बहुत ज़्यादा बढ़ गई, है ना। और पहली बार क्या भारत में देखने को मिला? खाद्यान्न मुद्रास्फीति हमारे अंदर, देश के अंदर देखने को मिलता है, ठीक है। तो ये हो गई बात, है ना। एक और उदाहरण हम लोग ले सकते हैं 1973 का तेल संकट, 1973 का तेल संकट। इसमें क्या हुआ था? जो ओपेक कंट्री है ना, ओपेक कंट्री जो है, जितने भी ओपेक कंट्री हैं, इन्होंने क्या किया? तेल की कीमत को बढ़ा दिया, तेल की कीमत को बढ़ा दिया। तेल की कीमत बढ़ने से क्या हुआ?
भारत में तेल की कीमत बहुत ज़्यादा बढ़ गई। ठीक, तेल की कीमत से चलने वाली जितनी भी गाड़ियाँ थी, है ना, परिवहन चीज और मशीनें जो थी, उनका लागत क्या हो जाएगा, अब बढ़ जाएगा। और इन्हीं लागतों ने क्या बढ़ा दिया, कीमत को बढ़ा दिया। ठीक है, ये दो उदाहरण हैं जो हमें ये कुछ अच्छी तरह से समझने में मदद करेगा कि तेल 1900 तेल संकट के कारण क्या चीज हुआ था कि तेल महंगा हो गया, है ना, और हमसे क्या हो गया कि कीमत बढ़ गई। ठीक है, एक और उदाहरण ले सकते हैं, वर्तमान समय में आधारभूत संरचना और उत्पादन लागत। अब वर्तमान समय में देखते हैं आधारभूत संरचना एंड लागत, इनको समझने की कोशिश कीजिए। अब क्या है कि आधारभूत संरचना बहुत मेन होता है किसी भी चीज का उत्पादन करने के लिए। अगर इनका लागत क्या हो जाता है, बढ़ जाता है, तो ये नॉर्मली कीमत को बढ़ाने में क्या करते हैं, भूमिका अदा कर देते हैं। इनकी वजह से कीमत क्या हो जाता है, बहुत ज़्यादा हाई हो जाता है। आधारभूत संरचना मतलब बिजली है और भी चीज़ें हैं, परिवहन है। तो कोई भी चीज़ को बनाने में अगर हमको जितना ज़्यादा लागत लगेगा उसी के अनुसार से हम कीमत तय करते हैं। अगर ये बढ़ गया तो ऑटोमेटिक कीमत बढ़ जाती है, तो इससे क्या हो जाता है, प्राइस इन्फ्लेशन हो जाता है। ठीक है, तो ये हो गए हमारे कुछ उदाहरण। अब मुद्रास्फीति को कम करने के लिए कुछ नीतियाँ जो हम बना सकते हैं, अब उनकी चर्चा को करते हैं। ठीक है, तो पहला क्या कर सकते हैं, इन्हीं पांचों जो अभी हम लोगों ने समस्या जाना वही हमारा निदान भी होगा। तो कृषि उत्पादकता, कृषि उत्पादकता एंड कृषि उत्पादकता, और एक और क्या था हमारा, कृषि उत्पादकता और औद्योगिक उत्पादन में सुधार, और औद्योगिक उत्पादन में सुधार, औद्योगिक उत्पादन में सुधार। हम दो चीज कर सकते हैं, कृषि उत्पादकता बढ़ाएंगे और औद्योगिक उत्पादन में सुधार करेंगे। सपोज है कि हम इसमें उन्नत किस्म की बीजों का यूज करते हैं, है ना, उन्नत किस्म का बीज का यूज करें, अच्छी सिंचाई का यूज करें। ठीक है, तो इससे क्या हो जाएगा, खाद्यान्न वस्तु क्या हो जाएंगी, सस्ती होंगी। क्या हो जाएगी, सस्ती, क्योंकि उत्पादन क्या हो जाएगा, अधिक हो जाएगा। तो एक तरह से यहाँ पे नियंत्रण हो गया। औद्योगिक उत्पादन में सुधार, औद्योगिक उत्पादन को हम बढ़ा सकते हैं कैसे, नई नई टेक्नोलॉजी को ला करके, है ना, हम इसके अंदर तकनीकी सुधार और आधारभूत सुधार कर सकते हैं, है ना, आधारभूत सुधार कर सकते हैं। तकनीकी सुधार और आधारभूत सुधार करने के बाद क्या हो जाएगा, जो हमारी बनाने की जो लागत है वो क्या कम हो जाएगी, कम जाएगी, और इससे क्या हो जाएगा, कीमत नियंत्रित होगा। कीमत क्या हो जाएगा, नियंत्रित होगा। ठीक है, पहला रीजन हो गया हमारा। अब हम दूसरा तरीका जान लेंगे, है, जो हमने समस्याओं में लिया था ना, उन्हीं को हम यहाँ पे इस वही को सॉल्व कर देंगे, तो वही मेरा निदान का तरीका होगा, है ना। दूसरा है आधारभूत संरचना का विकास। हर बार वही घूम फिर के आता है ना, 5 चीजें, आधारभूत संरचना, इन 5 चीजों को याद रखिएगा। रचना का विकास, आधारभूत संरचना का विकास। दूसरा है हमारा आधारभूत संरचना का विकास। ठीक है, तो ये कहता है क्या कि हम क्या कर सकते हैं, परिवहन में और ऊर्जा में क्या कर सकते हैं, सरकारी, क्या, सरकारी और निजी निवेश कर सकते हैं, निजी निवेश कर सकते हैं। ठीक है, सरकारी और निजी निवेश कर सकते हैं। आवाज बहुत हो रहा है। सरकारी और निजी निवेश कर सकते हैं। सरकारी और निजी निवेश करने से क्या होगा, कीमतें घटेंगी। क्या हो जाएंगी, कीमतें घटेंगी। क्यों, क्योंकि हम जो इस पे खर्च करने वाले थे वो खर्च मेरा क्या हो जाएगा, कमेगा। खर्च कमने का सीधा तात्पर्य है लागत कमेगा, और लागत कमने का तात्पर्य है क्या हो जाएगा, हमारा कीमत नियंत्रित हो जाएगा। ठीक है, हम अगले बातों को करते हैं। अब हम लेते हैं तीसरा उदाहरण। अब हम विदेशी व्यापार में सुधार करेंगे, विदेशी व्यापार में सुधार, है ना। हम जो विदेशों से चीजें खरीदते हैं क्या करते हैं, आयात करते हैं, है ना। अब इसके लिए हम क्या कर सकते हैं, अपने घरेलू बाजार या घरेलू उत्पादन, बाजार और घरेलू उत्पादन को बढ़ा करके आत्मनिर्भर हो सकते हैं, ताकि हमें यहाँ पे आयात ना करना पड़े, है ना। और आयात भी करना पड़े तो कम प्राइस पे करना पड़े, है ना। तो इससे क्या हो सकती है, कीमतें नियंत्रित हो सकती है। ठीक है, यानी हम घरेलू बाजार को क्या करेंगे, इनसे प्रतिस्पर्धा करने के लायक बनाएंगे ताकि कीमतें निर्धारित हो पाए।
ऐसा नहीं है कि केवल इन गुड्स का मांग हो और ये जिस मन कीमत पे मन करे वो बेचते चले जाएं। इसके लिए हम अपने देश से भी क्या करेंगे, गुड्स सप्लाई करेंगे और इससे क्या हो जाएगा, कीमतों को नियंत्रित करने में हमें सहायता मिलेगी, है ना। अब हम लेते हैं चौथा कारक। क्या लेते हैं, चौथा तरीका क्या है, चौथा तरीका है कि अब हम श्रम बाजार, क्या है, श्रम बाजार में सुधार कर सकते हैं। श्रम बाजार में सुधार, चौथा तरीका क्या है हमारा, श्रम बाजार में आप सुधार कर सकते हो। कैसे करेंगे इसको, तो श्रम बाजार में सुधार करना बहुत इजी है कि हम क्या करेंगे, रोजगार के अवसर बढ़ा देंगे, रोजगार के अवसर को बढ़ाएंगे और कुशलता को बढ़ाएंगे, ठीक, कुशलता और रोजगार के अवसर बढ़ाएंगे, ठीक है। अब इससे क्या होगा कि उत्पादन क्षमता बढ़ेगी, क्या बढ़ेगी, उत्पादन क्षमता क्या करेगी, बढ़ेगी। और जैसे ही उत्पादन क्षमता बढ़ेगी इससे क्या हो जाएगा, लागत कमेगा, लागत कमेगा और हमें नियंत्रण करने में क्या मिल जाएगा, मदद मिल जाएगी, ठीक है। अब एक लास्ट और भी कर सकते हैं, मौद्रिक और राज्य कोषीय नीति, है ना। पांचवा क्या है, मौद्रिक नीति, मौद्रिक नीति, सरकार कीमत को नियंत्रित करने के लिए, हमारा जो गवर्नमेंट है ना, वो कीमत को नियंत्रित करने के लिए ऐसी सख्त नीति बताएगी जिससे क्या हो जाएगा, कीमतें नियंत्रित हो सकती हैं। सरकार ऐसी नीतियाँ बनाएंगी, सरकार जो नीतियाँ बनाएंगी वो क्या करेगा, मुद्रास्फीति को क्या करेगा, नियंत्रित करेगा, ठीक है। सरकार द्वारा बनाई गई नीतियाँ मुद्रास्फीति को नियंत्रित करने में हमारा महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगी, ठीक है। उसके बाद हम सरकारी खर्च को कम करने की कोशिश करेंगे, सरकारी खर्च को कम करना, क्योंकि आदमी के पास तरलता कमना है, क्या करना है हमें, तरलता कमना है, तरलता को कम करना है। क्यों, देखिए सपोज करिए कि किसी मार्केट में एक पेन है, ठीक है ना, और इसे खरीदने वाले दो हो जाए, ठीक है, और इनके पास पैसा की कमी ना हो, यानी हाथ में तरलता बहुत है, तो क्या हो जाएगा, ये जो पेन का कीमत था, वास्तविक कीमत इसकी 5 रुपये थी, लेकिन पैसा होने की वजह से इसको चाहिए था, तो ये कीमत कितना भी बढ़ाया जा सकता है कि जब तक ये इसको प्राप्त न कर ले, है ना। मतलब क्या हो रहा है कि अगर हाथ में पैसा है तो कीमत बढ़ेंगी, तो सरकार को क्या ऐसी नीति बनाना चाहिए कि क्या हो जाए, आदमी के हाथ में तरलता को नियंत्रित करें, है ना। ये 5 नीतियों के द्वारा हम आसानी से क्या कर सकते हैं, मुद्रास्फीति को नियंत्रित कर सकते हैं, है ना। अब हमें निष्कर्ष की तरफ बढ़ जाना है ना। इतना लिखने के बाद हम सीधे कहाँ चलेंगे, निष्कर्ष की तरफ बढ़ेंगे, है ना, निष्कर्ष की तरफ। तो ये सिद्धांत हमें क्या बताता है, मुद्रास्फीति केवल आर्थिक समस्या नहीं है ना। अभी तक जो जानते आए थे, मांग पूर्ति, मुद्रा की आपूर्ति, ये सब क्या है, हमारी ये मुद्रास्फीति के कारण है। लेकिन अब यहाँ पे हमें क्या समझ में आता है कि मुद्रास्फीति में संरचनात्मक जो खामी है ना, बोलने में गलत हो जाता है, संरचनात्मक जो खामियां हैं ये भी मुद्रास्फीति को बढ़ाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। तो हम अगर इसको कमी करते हैं तो क्या हो सकता है कि हमारा मुद्रास्फीति नियंत्रित हो सकता है, ठीक है। इसके लिए हम क्या क्या कर सकते हैं, तो कृषि उद्योग, आधारभूत संरचना, श्रम बाजार में सुधार और दीर्घकालिक समाधान प्राप्त किया जा सकता है। तो हमारा ये निष्कर्ष का लाइन हो जाएगा, है ना। तो इस तरह से हमारा ये प्रश्न हो गया समाप्त, है ना।